दोस्तों, एक बेटा अपने बीमार पिता को, जिनका शरीर का दाहिना भाग में लकवा मार गया होता है, न तो चल पाते हैं न तो बोल सकते हैं, उसे एक कमरे में बंद करके विदेश चला जाता है। और जब वो 6 महीना बाद अपने पिता से मिलने विदेश से वापस लौटता है तो अपने पिता की हालत देखकर उसका रोंगटे खड़ा हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही भावुक और दयनीय है। ये पूरी जो कहानी है ये जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये कहानी अगर आपके दिल को छू जाए तो इस कहानी को लाइक एवं शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की है, जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम मनोहर होता है, मनोहर का एक बेटा जिसका नाम संजय होता है, और उसकी जो बहू होती है जिसका नाम मोना होता है। और मनोहर जी की पत्नी, जब मनोहर का जो बेटा 4 साल का ही होता है तब मनोहर जी की पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई होती है। अब मनोहर जी की जो माँ होती है वो मनोहर जी से कहती है कि देखो बेटा, अभी तो तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन मनोहर जी अपने माँ को समझाते हैं कि माँ, मैं अगर अपने बेटे के लिए दूसरा शादी करता भी हूँ तो उसकी जो दूसरी माँ आएगी वो कहीं मेरे बेटे को और ज़्यादा तकलीफ न दे, उसका सही से ख्याल नहीं रखे, और फिर तुम तो हो ही, तो मुझे दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत है। मनोहर जी की माँ मनोहर जी को लाख समझाती है, लेकिन मनोहर जी दूसरा शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। दोस्तों, मनोहर जी की जो माँ होती है वही मनोहर जी की बेटे का ख्याल रखती है, लेकिन कुछ महीने बाद ही मनोहर जी की जो माँ होती है वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तब मनोहर जी का जो बेटा होता है वो एकदम से अकेला हो जाता है। अब मनोहर जी किसी तरीके से अपने बेटे को लालन पालन करते हैं, उसे सुबह सुबह तैयार करके उसे स्कूल छोड़ आते हैं, और इधर मनोहर जी एक पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, तो फिर वहीं से वो पोस्ट ऑफिस के लिए चले जाते हैं। अब जब अपना काम निपटाकर वापस घर आते हैं तो रास्ते से स्कूल से अपने बेटे को लेकर घर आते हैं। इधर उसके जो अगल बगल के लोग रहते हैं वो भी मनोहर जी के बेटे का ख्याल रखते हैं, उसे खाना खिला देते हैं। किसी तरह ऐसे दिन बीतते आगे चले जाती है। अब जो मनोहर जी के भाई होते हैं वो मनोहर जी से कहते हैं कि देखो, अब तो माँ भी नहीं रही, तुम अपने लिए नहीं सही तो कम से कम अपने बेटे के लिए तो दूसरी शादी कर लो, उसे माँ की बहुत ज़रूरत है। जिस बात पर मनोहर जी काफ़ी सोचने के बाद अपने भाई से कहते हैं कि ठीक है, कोई अच्छी सी लड़की देखो। जिस बात पर मनोहर जी का भाई उसके लिए एक अच्छी लड़की देखती है, और मनोहर जी भी बस अपना मन बना ही लिए थे कि अगले दिन मुझे लड़की जाके देखना है। और दोस्तों, अगले दिन जैसे मनोहर जी लड़की देखने के लिए तैयार ही रहते हैं, उनके मन में आता है कि क्यों ना एक बार अखबार पढ़ लिया जाए। और मनोहर जी जैसे अखबार पढ़ने के लिए अखबार हाथ में उठाते हैं, वो एक ऐसी खबर देखते हैं जिसमें लिखा हुआ रहता है कि एक व्यक्ति ने दूसरा शादी अपने बच्चों की परवरिश के लिए करता है। शुरुआत में तो जो उसकी दूसरी बीवी होती है उसके बच्चों का ख्याल रखती है। दरअसल उस व्यक्ति का जो 3 बच्चा होता है, और उसकी दूसरी बीवी जो आती है कुछ दिन तो उसके बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन 2 बच्चों को इतना मारती है, पीटती है, और दरअसल 2 बच्चों को वो मारते मारते पीटते पीटते उसको जान से मार देती है, और वो तीसरा बच्चा के ऊपर ब्लेम कर देती है। फिर वो तीसरा बच्चा बाल गृह में चला जाता है। जैसे ही ये खबर मनोहर जी पढ़ते हैं वो अपना शादी का जो प्लान है उसको कैंसिल कर देते हैं। वो अपने भाई से कह देते हैं कि मुझे अब शादी नहीं करनी है, मैं अपने बेटे को खुद ही ख्याल रख लूँगा। और दोस्तों, फिर आगे कुछ ही महीनों बाद मनोहर जी का जो है तबादला हो जाता है। मनोहर जी उत्तर प्रदेश के जो एक छोटे से गांव में रहते थे, वहां से वो आगरा शिफ्ट हो जाते हैं। अब मनोहर जी आगरा में रहकर ही अपने बेटे का परवरिश करते हैं। अब वक्त बीतता है और कुछ सालों बाद उनका बेटा बड़ा होता है। ऐसे आगे और वक्त बीतते चला जाता है। मनोहर जी अपनी सारी परेशानियों को झेलते हुए अपने बेटे का परवरिश करते चले जाते हैं। अब मनोहर जी का बेटा बड़ा हो जाता है और पढ़ लिख कर एक कंपनी में जॉब ज्वाइन करता है। उसी कंपनी की एक लड़की से मनोहर जी के बेटे को प्यार हो जाता है। अब वो अपने पिता से कहता है कि पापा, मुझे अपने ही कंपनी के एक लड़की से प्यार हो गया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जिस बात पर मनोहर जी कहते हैं कि लड़की अगर अच्छी है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, मैं तुम्हारी खुशी के लिए मुझे मंजूर है, तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो। और फिर मनोहर जी का बेटा उस लड़की से शादी कर लेता है। आगे का जो ज़िंदगी है मनोहर जी का बेटा और मनोहर जी की जो बहू होती है, सबका हंसी खुशी चलते रहता है। मनोहर जी की जो बहू थी मोना, वो नए ज़माने की थी, नए ज़माने की सोच रखती थी, उसका जो रहन सहन था वो नए ज़माने का था। मनोहर जी को ये सब तो यूँ अच्छा लगता नहीं था, मगर वो अपने बेटे की खुशी के लिए, अपने बहू की खुशी के लिए इन सारी
चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, एक दिन मनोहर जी की जो बहू होती है मोना, वो बाथरूम में नहा रही होती है। नहाकर निकलते वक्त गलती से बाथरूम के फर्श पर साबुन छूट जाता है। चूँकि साबुन भींगा हुआ रहता है, धीरे धीरे गल कर वो पिघल सा जाता है। अब कुछ देर बाद जैसे ही मनोहर जी बाथरूम जाते हैं, चूँकि लाइन कटा हुआ रहता है, मनोहर जी का पैर फिसल जाता है और मनोहर जी बाथरूम में ही गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इधर जैसे ही मनोहर जी का बेटा और बहू बाथरूम में जाते हैं, देखते हैं कि मनोहर जी बेहोश पड़े हुए हैं। मनोहर जी को आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनके दाहिने भाग को लकवा मार गया है। और मनोहर जी को जैसे होश आता है, मनोहर जी ये बात सुनते ही उनके आंखों में आंसू आ जाती है। जिस बात पर मनोहर जी का बेटा और बहू मनोहर जी से कहता है कि पापा, हम लोग हैं ना आपकी देखभाल करने के लिए। और मनोहर जी को हॉस्पिटल से घर लाया जाता है। कुछ दिन तो मनोहर जी का बेटा और बहू मनोहर जी का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन चूंकि मनोहर जी को लकवा मार गया था, न तो वो बोलने के हालात में थे, न तो उनका शरीर सही से काम कर रहा था। अब मनोहर जी का जो बाथरूम है, मनोहर जी को नहलाना खिलाना सब कुछ बेड पे ही होता था। अब कुछ दिन बाद ही मनोहर जी का जो बहू है वो मनोहर जी से घृणा करने लगती है। जैसे ही मनोहर जी के पास उसकी बहू जाती है, क्योंकि काफ़ी गंदा स्मेल आते रहता था, मनोहर जी का ख्याल भी सही से नहीं रखती थी, तो वहाँ उल्टी जैसे करने लगती है और अपने पति से यानी मनोहर जी के बेटे से कहती है कि मुझसे अब ये सब नहीं होता है, मैं अब ये सब नहीं कर सकती हूँ, मुझसे ये सब सहन नहीं होता है। जिस बात से तंग आकर मनोहर जी का बेटा मनोहर जी के देखभाल के लिए एक नौकर रखता है। नौकर मनोहर जी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और मनोहर जी को नहलाता है, धुलाता है। बेड पे ही जो बाथरूम किए रहते हैं मनोहर जी उसको साफ करता है। मनोहर जी का बहुत अच्छे से सारा ख्याल रखता है। अब एक दिन मोना का जन्मदिन होता है। मोना सारे लोगों को इनवाइट की होती है। घर पर डीजे बज रहा होता है। इधर मनोहर जी को एक नया कपड़ा पहनाकर उन्हें व्हील चेयर पर उसी पार्टी में एक जगह पे उनको रखा जाता है। चूँकि डीजे बहुत बज रही थी, मनोहर जी को बाथरूम का प्रेशर लग जाता है। मनोहर जी चूँकि ना तो बोल सकते थे और ना तो खुद से कहीं चल फिर सकते थे। मनोहर जी कुछ देर तो अपने आप को बर्दाश्त करते हैं, मगर जब उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है, चूँकि डीजे में इतना शोरगुल हो रहा था कि मनोहर जी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे पाता है और मनोहर जी मजबूरन अपने पेंट में ही बाथरूम कर लेते हैं। जब उस पार्टी के माहौल में बाथरूम का बदबू स्मेल आने लगता है तो लोग कहने लगते हैं कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। तभी मनोहर जी की जो बहू होती है वो मनोहर जी की तरफ देखती है और जब मनोहर जी के करीब जाती है तो देखती है कि मनोहर जी अपने व्हील चेयर पे ही अपने पेंट में ही बाथरूम कर लिए हैं। जिस बात पर वो काफ़ी नाराज़ होते हुए मनोहर जी का व्हील चेयर को घसीटते हुए बाथरूम में ले जाकर धक्का दे देती है, जहाँ पर मनोहर जी बाथरूम में उस व्हील चेयर से गिरते हुए फर्श पर गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। और उधर मनोहर जी की जो बहू होती है वो नौकर को कहती है कि जाकर उसे देखाओ। अब नौकर वहाँ जाता है और वॉशरूम में मनोहर जी को नहलाता है, धुलाता है, वहाँ से लाकर कमरे में खाना खिलाता है। इधर जो जन्मदिन का पार्टी है वो भी खत्म हो जाती है और अगले ही दिन मनोहर जी का बेटा जो विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई किए हुए रहता है, वहाँ से उसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। अब इधर जो है मनोहर जी का बेटा बहुत खुश हो जाता है और इधर जैसे ही मोना सुनती है कि विदेश से मेरे पति का एक अच्छी कंपनी से ज्वाइनिंग लेटर आया है, वो अंदर ही मन से बहुत खुश होती है कि चलो इस बुढ़े से तो अब छुटकारा मिल जाएगा। इधर मनोहर जी का बेटा और बहू विदेश जाने के लिए सारा जो पैकिंग होता है वो शुरू कर देते हैं और वीज़ा का जो प्रोसेस होता है वो भी 10 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। अब चूंकि विदेश जाने का जो घड़ी है वो आ गया था, तो मनोहर जी का बेटा उस नौकर से कहता है कि देखो, तुम पापा का अच्छे से ख्याल रखना, उनका अच्छे से सेवा करना, तुम्हें जब भी पैसों की ज़रूरत होगी मुझे फ़ोन कर देना, मैं पैसे भिजवा दिया करूँगा। और उसके बाद मनोहर जी का बेटा और बहू मनोहर जी को छोड़ के विदेश चला जाता है। अब इधर मनोहर जी का जो नौकर होता है वो मनोहर जी का दिलो जान से काफ़ी देखभाल करता है। मनोहर जी भी काफ़ी खुश रहते हैं और वो ये मन से सोचते हैं कि एक ये नौकर है जो कुछ चंद पैसों के लिए मेरा इतना देखभाल कर रहा है, और उधर एक मेरा बेटा जिसके लिए मैंने ताउम्र क्या क्या नहीं किया, लेकिन वही बेटा और वही बहू मुझे छोड़कर चले गए। दोस्तों, इधर जो मनोहर जी का नौकर होता है वो मनोहर जी को समय से नहलाता है, समय से उन्हें खाना खिलाता है, सारी देखभाल वो समय से करता है, जिससे मनोहर जी भी काफ़ी खुश रहते हैं, उनका दिन अच्छे से कट रहा होता है। एक दिन मनोहर जी का नौकर किचन में खाना बनाने के लिए जाता है। वो देखता है कि घर में आटा नहीं है, तो घर से पैसा लेकर वो बाज़ार जाता है। वहाँ जाकर वो आटा खरीदता है, ब्रेड खरीदता है और वापस जैसे ही लौट कर आते रहता है उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। दरअसल एक
कार वाला तेज रफ्तार में आता है और मनोहर जी के नौकर को गाड़ी से उड़ा देता है। जब मनोहर जी के नौकर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि ये कोमा में चला गया है। दरअसल दोस्तों, कोमा में जाने का मतलब होता है कि कोई आदमी जिंदा तो रहता है मगर वो मृत के समान होता है। अब इधर चूंकि जो मनोहर जी के नौकर होते हैं वो घर से बाहर बाजार निकलने से पहले उस घर में मनोहर जी को अंदर बंद करके बाहर से ताला मारकर आया होता है, क्योंकि वो नौकर सोचता है कि अगर मैं घर पे नहीं रहूंगा तो घर से कोई कीमती सामान चोरी ना हो जाए। अब इधर जो मनोहर जी होते हैं ना तो चल सकते थे ना बोल सकते थे। मनोहर जी बहुत कोशिश करते हैं कि वो गेट तक पहुँचें और लोगों से हेल्प मांगे, मगर वो काफ़ी असहाय रहते हैं क्योंकि उनको लकवा मार गया होता है। वो किसी तरीके से 10 दिन तो जिंदा रहते हैं मगर 11वें दिन वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। अब इधर मनोहर जी का बेटा उस नौकर को फ़ोन लगाता है, मगर जब नौकर से बात नहीं हो पाती है तो वो भी उधर काफ़ी बेचैन हो जाता है। और दोस्तों, 6 महीने के बाद जब मनोहर जी का बेटा और बहू वापस इंडिया लौटते हैं और उस पुराने घर पे जाते हैं जहाँ मनोहर जी रहते हैं, तो वहाँ जाकर मनोहर जी का बेटा देखता है कि वो घर वीरान सा लग रहा है। घर के ऊपर, मकान के ऊपर काफ़ी धूल मिट्टी जमी हुई है और जैसे ही वो अपने पिता के कमरे की तरफ बढ़ता है तो उस पर ताला लगा हुआ होता है और उस कमरे से काफ़ी बदबूदार स्मेल आती रहती है। जैसे ही मनोहर जी का बेटा उस ताले को तोड़ता है और अंदर देखता है तो उसका रोंगटा खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि उसके पिताजी का जो शरीर है मृत अवस्था में कंकाल बन चुकी है, मानो कि जैसे मनोहर जी का मृत कंकाल अपने बेटे का ही इंतजार कर रहा हो। और वो दृश्य देखते हुए उसके हाथ में जो सामान रहता है वो नीचे गिर जाता है और वो दहाड़े मारकर अपने पिताजी के लिए रोने लगता है। वो अपने बीमार बाप के लिए इतना अपने आप को कसूरवार महसूस करता है कि कहने लगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आपकी मौत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। लेकिन दोस्तों, उसके बेटे के इस तरह रोने, दहाड़ने, बिलखने से क्या मनोहर जी वापस आ जाएंगे? अब जो हो गया, जो गुजर गया, वो वापस लौट के तो नहीं आ सकता है। न तो उसके रोने से, न तो उसके बिलखने से मनोहर जी फिर से जिंदा हो सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने और समझने के लिए। ये कहानी सुनाकर हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि समय रहते अपने माँ बाप का सेवा करिए, उनका ख्याल रखिए, क्योंकि वही माँ बाप आपकी ज़िंदगी को बनाने के लिए अपना ताउम्र आपके पीछे लगा देते हैं। एक बाप धूप में जलता है तभी उसका बेटा निखरता है। तो मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नई सोच के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सजग रहिए। जय हिंद, जय भारत।